नमस्कार दोस्तों, मैं राम सर स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल्स राम्स ऑनलाइन क्लासेस पर। आज के हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं प्रकाश के परावर्तन तथा प्रकाश के अपवर्तन पे कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस या सभी प्रकार के एनसीईआरटी क्वेश्चंस को करने वाले हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो एग्जाम्स में अच्छी तरह से पूछे जाने वाले हैं उसको करने वाले हैं। आप लोग ने मेरे अगले वीडियो पिछले वीडियो में परावर्तन तथा अपवर्तन के बारे में अच्छे से पढ़ लिया होगा। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश के अपवर्तन पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। चलिए तो शुरू करते हैं हम लोगों को। हमारा पहला क्वेश्चन है, आपतित किरण किसे कहते हैं? आपतित किरण किसे कहते हैं? ठीक है, तो आप लोग ने जाने होगे भाई, आप लोग ने पढ़ा होगा कि आपतित किरण कहते हैं तो ये कोई परावर्तक तल है। ठीक है, अगर इस पे कोई प्रकाश की किरण आती है और किसी बिंदु पे आपतित यानी पड़ती है तो इसे ही हम लोग आपतित किरण बोल रहे हैं। यानी किसी परावर्तक तल या फिर कोई सतह पर जब कोई प्रकाश की किरण आती है तो उसे ही आपतित किरण कहते हैं। ठीक है, यह है आपतित किरण। चलिए तो हम लोग आपतित किरण जान गए भाई। अब देखते हैं इसमें इसके डेफिनेशन वाइज क्या हो सकता है। तो कहते हैं प्रकाश स्रोत से किसी दी गई सतह पर डालने वाली प्रकाश की किरण को आपतित किरण कहते हैं। ठीक है, मतलब कोई प्रकाश की किरण है, ठीक है, वो किसी सतह पर पड़ रही है। कोई प्रकाश की किरण है, ये किसी सतह पर, ये सतह है तो सतह पर अगर पड़ रही है तो ये आने वाली प्रकाश की जो किरण होती है इसी को हम लोग बोलते हैं आपतित किरण। ठीक है, आपतित किरण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, परावर्तित किरण किसे कहते हैं? तो परावर्तित किरण भी आप लोग जानते होंगे, परावर्तन भाई पढ़े ही होंगे, प्रकाश का परावर्तन, तो उसमें भी परावर्तित किरण जानते होंगे। ये प्रकाश की किरण आ रही है तो इसको आपतित किरण, और ये परावर्तित होकर जा रही है तो इसको हम लोग परावर्तित किरण बोलते हैं, परावर्तित किरण। तो इसका डेफिनेशन क्या होता है? तो कहते हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी परावर्तक तल से टकरा कर पुनः उसी मार्ग पे या पुनः उसी माध्यम में वापस लौटता है तो वापस लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए उस दर्पण का नाम बताइए जो सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बना सकता है। मतलब सीधा बना सकता है, आवर्धित का मतलब बड़ा भी बना सकता है। ठीक है, तो ये एक ऐसा एकमात्र दर्पण है, अवतल दर्पण। ठीक, अवतल दर्पण में क्या होता है, आवर्धित प्रतिबिंब बनता है और सीधा भी बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वाहनों में उत्तल दर्पण ही क्यों लगाया जाता है? वाहनों में उत्तल दर्पण ही क्यों लगाया जाता है? क्योंकि उत्तल दर्पण से सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाता है। इसकी दृष्टि क्षेत्र बहुत अधिक होती है, मतलब काफी दूर तक देख सकता है या दिखा पाता है, और लंबी दूरी के सभी वस्तुओं को वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है क्योंकि ये बाहर की ओर वक्रता होता है, इसलिए ऐसा काम करता है। ठीक है, मतलब कि ये इसकी वक्रता ऐसे बाहर की तरफ होती है, इसलिए क्या होता है कि बाहर से ज़्यादातर जितनी भी दूरियां की वस्तुएं होती हैं वो सब का प्रतिबिंब ये बना सकता है। ठीक है, और सीधा और छोटा बनाता है ताकि देखने और समझने में आसानी होती है। ठीक है, तो उत्तल दर्पण ही इसलिए प्रयोग किया जाता है। ये बोर्ड एग्जाम्स और सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 क्वेश्चन, प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं? प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है ये समझ लेते हैं पहले। तो प्रकाश के अपवर्तन के लिए 2 माध्यम का होना जरूरी है, एक माध्यम ये दूसरा माध्यम। ठीक, तो प्रकाश के अपवर्तन के लिए भाई प्रकाश का अपवर्तन होता क्या ये समझ लेते हैं पहले। तो कोई अगर प्रकाश की किरण आती है, आने के बाद ये एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ये इसको जाना चाहिए ऐसे सीधे न जाकर थोड़ा सा ऐसे मुड़ जाती है, यानी अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, भटक जाती है। इसी घटना को हम लोग बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, चलिए देखते हैं भाई, क्लियर समझ में आ गया होगा आप लोग को। देखिए कि जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, इधर चली जाती है। ठीक है, ये इसी घटना को हम लोग बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, चलिए प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं? देखिए सेम क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी दोनों सेम क्वेश्चन है, वही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो किस प्रकार मुड़ती है? एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो किस प्रकार मुड़ती है? तो देखिए डिपेंड करता है कि वो माध्यम कौन सा है। जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाती है, जैसे कि ये बोल दिया मैंने, ये सघन है, ऊपर का सघन मीडियम हो गया, माध्यम हो गया, नीचे हो गया है विरल। विरल यानी जिसके कण दूर दूर होते हैं, बहुत ज्यादा दूर दूर। विरल सघन का मतलब पास पास, जैसे कांच ले सकते हैं, कांच, और ये वायु हवा हो सकता है। तो जब कोई प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाता है
तो वो अपने मार्ग से सदैव, जो अभिलंब होता है, ये अभिलंब से सदैव क्या होता है, दूर भागता है। ठीक। और यदि अगर कोई मीडियम, कोई माध्यम ऊपर ऊपर विरल है, नीचे सघन है, तो ये प्रकाश की किरण आ रही है और विरल से सघन में जा रही है, तो ये सदैव अभिलंब की ओर ही झुकेगा। जिन्हें जाना चाहिए ऐसे, न जाकर ऐसे जाएगा। ठीक है। तो ये सघन यानी अभिलंब की ओर झुक जाएगा। ये होता है सघन और विरल से होकर जाती है तब, यानी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तब की कंडीशंस में प्रकाश का मुड़ना। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के टोटल दो नियम होते हैं। कौन कौन सा? प्रकाश परावर्तन कोण और आपतन कोण सदैव क्या होता है, बराबर होता है। जैसे कि ये कोई परावर्तक तल है, ठीक है, ये प्रकाश की किरण आ रही है और परावर्तित होकर ऐसे चली गई। ठीक है। तो ये आपतन कोण होता है और ये परावर्तन कोण। परावर्तन कोण आर, आपतन कोण आई, ये दोनों हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। कोण आई बराबर कोण आर, ये सदैव बराबर होता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट दूसरा नियम क्या है। आपतित किरण, मतलब ये परावर्तक तल है, ये किरण आ रही है तो इसको आपतित किरण बोलेंगे, और ये अभिलंब है और ये परावर्तित किरण। तो आपतित किरण इंसिडेंट रे और नॉर्मल यानी अभिलंब और रिफ्लेक्टिव रे। ठीक। आपतित किरण, अपवर्तित, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पे खींचा गया अभिलंब जो होता है, वो तीनों एक ही तल में होते हैं। ये और ये तीनों एक ही तल में होते हैं। एक ही तल, एक ही समतल बोल सकते हैं। ठीक है। ये दूसरा नियम था। इसके बाद है स्नेल का नियम। तो स्नेल का नियम किसे कहते हैं, पहले ये जानने से पहले आप जान लीजिए कि स्नेल का नियम जो होता है ये अपवर्तन का द्वितीय नियम होता है। अपवर्तन का द्वितीय नियम। ठीक है। ये अपवर्तन का द्वितीय नियम होता है। अपवर्तन का द्वितीय नियम आप लोग ने पढ़ा होगा, पर आप प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम, पहला नियम भी पढ़ा होगा, दूसरा नियम भी पढ़ा होगा। दूसरा नियम होता क्या है कि आपतन कोण आई होता है, इसकी ज्या, आपतन कोण की ज्या, और अपवर्तन कोण आर होता है, इसकी ज्या। आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात, अनुपात का मतलब रेशियो बटा, सदैव नियतांक रहता है, नियत रहता है। यही दूसरा नियम है। ठीक है। देखिए क्या है स्नेल का नियम। जब कोई प्रकाश की किरण किन्हीं दो माध्यम के तल पर तिरछी आपतित होती है, तो आपतन कोण आई की ज्या साइन, अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियत होता है। ठीक, यही है दूसरा नियम। इसे ही अपवर्तनांक, ये नियतांक को दूसरे माध्यम के का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक कहा जाता है। ठीक है। प्रकाश का अपवर्तन के नियम, सेम क्वेश्चन है, 2 बार रिपीट कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 11th क्वेश्चन नंबर। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। कुछ इसमें प्रश्न पूछे गए हैं, उसके उत्तर देने हैं। क्या पहला क्वेश्चन है? पहला क्वेश्चन है, दर्पण में वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। दर्पण में वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब, ऐसा कौन सा दर्पण है जो उसका वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है? तो ये अवतल दर्पण है आपका, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण ही क्या होता है, किसी भी प्रतिबिंब, दर्पण पूछ दिया कौन दर्पण उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, तो अवतल दर्पण। ठीक है। किसी दर्पण या किस दर्पण की फोकस दूरी सदैव धनात्मक होती है? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? सदैव धनात्मक होती है, और अवतल की सदैव माइनस में होती है, इसकी प्लस में होती है फोकस दूरी। तीसरा क्वेश्चन क्या है, दर्पण का बिंब को ऋणात्मक मान क्यों रखते हैं? दर्पण के बिंब को ऋणात्मक मान क्यों रखते हैं? तो सदैव हम लोग मान लेते हैं कि जो बिंब होगा वो हमेशा बाई ओर रखा होता है, इसलिए उसको ऋणात्मक माना जाता है। बाई ओर जितनी भी वस्तुएं होती हैं उन सबको हम लोग ऋणात्मक लेते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उस दर्पण का नाम बताइए जिसकी फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। अभी बताया गया फोकस दूरी क्या होती है, इसकी ऋणात्मक होती है, अवतल दर्पण की। तो नेक्स्ट हो जाएगा अवतल दर्पण। ठीक है। ये अवतल, उत्तल, बाईं ओर रखी जाती है, और अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लेंस की क्षमता क्या है, इसकी एसआई मात्रक क्या है? एसआई मात्रक का मतलब इसका मात्रक क्या है, यूनिट क्या है? तो पहले मात्रक पे बात कर लेते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, पहले इस पे बात कर लेते हैं। तो फॉर्मूला इसको पी से लिखते हैं, पी बराबर होता है 1/f। पी बराबर 1/f, यानी फोकस का मात्रक अगर मीटर होता है तो पी यानी उसकी क्षमता का मात्रक हो जाएगा मीटर इनवर्स, मीटर पे -1।
ये इसका मात्रक हो जाएगा। ठीक है, लेंस की क्षमता किसे कहते हैं? तो फोकस के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं, या फोकस का जो व्युत्क्रम होता है उल्टा कर देते हैं उसी को लेंस की क्षमता कहते हैं। ठीक है, इसका मात्रक मीटर इनवर्स होता है। एक और मात्रक होता है डायोप्टर। डायोप्टर, ठीक है, डायोप्टर, इसको डी से डिनोट करते हैं डायोप्टर को। ठीक है, दो मात्रक होते हैं इसके, देखिए यहाँ पे दिया गया है, इसका मात्रक डायोप्टर होता है, इसको पी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, उस लेंस की फोकस दूरी का व्युत्क्रम के बराबर होता है। ठीक है, यानी व्युत्क्रम होता है। किस लेंस की क्षमता धनात्मक होती है? उत्तल लेंस की क्षमता सदैव धनात्मक होती है और अवतल लेंस की क्षमता सदैव ऋणात्मक होती है। अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक और इसकी सदैव पॉजिटिव यानी धनात्मक होती है क्षमता, और फोकस भी हमेशा इसका प्लस और इसका माइनस होता है, चाहे दर्पण हो चाहे लेंस हो। किस लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है? अभी बात बताया भाई अवतल लेंस का। पंद्रहवां क्वेश्चन है, एक लेंस की क्षमता प्लस 2 डायोप्टर है, तो वो कौन सा लेंस है? प्लस मिल गया तो उत्तल लेंस है। अच्छा, इसकी फोकस दूरी कितनी होगी? फोकस दूरी के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो फोकस दूरी के लिए फॉर्मूला एफ इक्वल टू 1/p, p इक्वल टू 1/f। सेम क्वेश्चन से इसकी वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, तो एफ इक्वल टू 1/2 हो गया, इसको डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 0.5 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, चश्मा बनाने वाले विभिन्न क्षमता के लिए लेंसों का उपयोग किस प्रकार करते हैं? ठीक, तो लेंसों को जैसे जैसे उसका क्षमता अधिक होता है कम होता है उसके अनुसार लेंसों की क्षमता को बस P1 प्लस P2 प्लस P3 मतलब बीजगणितीय योग के माध्यम से उसको हम लोग कर देते हैं। मतलब जितने भी लेंस को योग यूज किया गया है, जैसे एक उत्तल लेंस है, फिर एक अवतल लेंस प्रयोग कर दिया गया, ठीक है, फिर उत्तल लेंस प्रयोग कर दिया गया, फिर अवतल लेंस, फिर वापस से एक अवतल लेंस, ऐसे प्रयुक्त कर दिया गया है। तो इन सबकी टोटल क्षमता अगर निकालनी होगी तो इसकी प्लस में लेते हैं, इसकी अवतल लेंस की माइनस में लेते हैं, फिर इसको प्लस में लेते हैं, फिर इसको माइनस में लेते हैं, फिर इसको भी माइनस में ले लेंगे और सॉल्व कर देंगे। जितने भी नंबर्स रहेंगे उन सबको सॉल्व कर देंगे, जो आएगा हमारा संयुक्त लेंस का क्षमता आ जाएगा। प्रकाश का मार्ग किस प्रकार होता है? क्वेश्चन नंबर 17, प्रकाश का मार्ग किस प्रकार होता है? तो प्रकाश का मार्ग सीधा और सरल रेखीय होता है। सिंपल, बहुत सारा इजी क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन क्या है? 18वां क्वेश्चन, गोलीय दर्पण, गोली दर्पण जो होता है फोकस दूरी क्या होती है? किसी भी गोली दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? तो गोली दर्पण की फोकस दूरी जो होती है वो वक्रता त्रिज्या की सदैव आधी होती है। कोई भी गोली दर्पण है इसकी फोकस दूरी निकालनी है तो वक्रता त्रिज्या की सदैव क्या होती है? आधी होती है।